मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में जीन जैक्स रूसो के अनुसार किस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में सामाजिक समझौते में हॉब्स और लॉक के सिद्धांत को पढ़ा और दोनों ने ही भिन्न तरीके से राज्य की उत्पत्ति को समझौते द्वारा बताया है। आज हम लोग देखेंगे रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन 1762 में जो उनकी पुस्तक आई थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसमें किया था। हॉब्स और लॉक के तरह ही इन्होंने भी जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन प्रजातंत्र के अग्रदूत के रूप में किया, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं किया था। इन्होंने जो स्वभाव बताया मानव का और प्राकृतिक अवस्था जो उस समय की बताई, तो जो उनकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसमें उन्होंने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है, लेकिन जो उसके आसपास बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उसके कारण मनुष्य की जो अच्छाइयां हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाती हैं। और मनुष्य की जो स्थिति थी प्राकृतिक अवस्था में उसे उन्होंने आदर्श बर्बर, नोबल सावेज शब्द का उसके लिए प्रयोग किया है। ये जो व्यक्ति था जिसे आदर्श बर्बर की संज्ञा उन्होंने दी है वो संतुष्ट था। इतना संतुष्ट था कि उसे ना किसी की साथी की जरूरत थी, ना किसी का अहित करता था। प्राकृतिक अवस्था में रूसो के अनुसार व्यक्ति एक भोले और अज्ञान बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था रूसो बता रहे हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्रता, समानता, पवित्र और कपट रहित जीवन की थी। और इस अवस्था में विवेक का नितांत अभाव था, यानी विवेक से काम नहीं करता था व्यक्ति, वो भोला था और उसके अनुसार वो कार्य करता था। तो फिर समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श तो थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिससे इस व्यवस्था को दूषित कर दिया या खराब कर दिया। उसमें था जो उन्होंने माना वो था कि खेती के आविष्कार के कारण भूमि पर लोग स्थायी रूप से रहने लगे और अधिकार कर लिया, और इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति और तेरे मेरे की भावना विकसित होने लगी और व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर अपना कब्जा करने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे खेती करनी थी। तो इस तरह से जो प्राकृतिक जीवन था, जो भोलापन था, जो पवित्रता थी, कपट रहित जीवन था, वो स्थिति खत्म हुई। और इसके लिए पूरी तरह से रूसो ने एक तरह से संपत्ति को समाज के लिए, जो समाज की स्थितियां बनी उसके लिए उत्तरदायी ठहराया। तो जब शांति में जीवन नष्ट हुआ व्यक्ति का, तो स्थिति लगभग हॉब्स की प्राकृतिक दशा जैसी हो गई। रूसो कहते हैं वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग को बाड़े से घेर कर कहा यह भूमि मेरी है, और जिसे अपने इस कथन पर विश्वास करने वाले लोग मिल गए। यानी भूमि एक तरह से समाज और राज्य की उत्पत्ति का कारण बनी। आदर्श रूप जो प्राकृतिक स्थिति थी वो नष्ट हो गई और उस स्थिति में युद्ध, संघर्ष और विनाश ये स्थितियां होने लगी और लोग ज़्यादा भूमि के लिए झगड़ने लगे। और इस तरह से लोगों ने उसके बाद में पारस्परिक समझौता किया और एक समाज की स्थापना की और फिर राज्य की स्थापना होती है। समझौता कैसे हुआ? ये जो स्थिति बन गई थी संघर्ष की, इस स्थिति को समाप्त करने के लिए लोग एक स्थान पर इकट्ठे हुए और यहाँ पर अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया। लेकिन ये अधिकारों का जो समर्पण था ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं हुआ, बल्कि पूरे समाज को एक साथ किया गया और इसके माध्यम से संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। यानी हर व्यक्ति ने उसे सामान्य इच्छा के लिए समर्पित कर दिया और एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व
तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है, यानी उस समूह का हिस्सा बन करके उसे वो शक्ति फिर से प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो उसने अपने अधिकार छोड़े हैं उसका लाभ सभी को मिलेगा। तो रूसो का जो ये समझौता है, इस तरह से इस समझौते से एक लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसमें संप्रभुता पूरे समाज के हित में काम करेगी। और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध काम करेगी तो जनता उसे हटा भी सकती है। तो इस तरह से ये एक सामाजिक समझौता सिद्धांत उन्होंने यहाँ पर दिया है। इसकी आलोचना भी की जाती है कि ये बहुत अस्पष्ट है, जटिल है कि व्यक्ति कैसे स्वयं अधिकार छोड़ देगा और फिर अधिकारों को प्राप्त कर लेगा। राज्य शक्ति का एक भाग होने के नाते वो नागरिक भी बन रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। दूसरी बात आती है कि राज सत्ता को निरंकुश और स्वेच्छाचारी काफ़ी हद तक यहाँ बना देते हैं, क्योंकि वो समझौते के परिणाम स्वरूप सर्वशक्तिमान सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करेगी और सामान्य इच्छा जो है वो निरंकुश हो सकती है। तो इस तरह से रूसो का जो ये सिद्धांत है सामाजिक समझौते का, ये काफ़ी हद तक सत्ता, अधिकार और शक्ति का प्रबंधन हालांकि करता है। फ्रांस की क्रांति पर इसका प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पष्ट और जटिल है। रूसो ने इसमें सामान्य इच्छा का जिक्र किया है, जिसके अधीन जिसको व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने अधिकार संपूर्ण सौंप रहे हैं। तो ये सामान्य इच्छा क्या है? देखिए, सामान्य इच्छा के लिए वो कहते हैं कि इसका निर्माण होता है, इसकी पृष्ठभूमि में दो तरह की इच्छाएं हैं। पहला है यथार्थ इच्छा, जो व्यक्ति की स्वार्थ केंद्रित है, व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित है, क्षणिक है, तुच्छ है। वहीं दूसरी ओर आदर्श इच्छाएं हैं जो संपूर्ण समाज के कल्याण में कार्य करती हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक हित इसमें महत्वपूर्ण है। तो जब सामान्य इच्छा का निर्माण होता है तो वो मुख्य रूप से आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। ग्रीन ने कहा है कि सामान्य आदर्श की सामान्य चेतना सामान्य इच्छा कहलाती है। तो इस तरह से जो सामान्य इच्छा है वो सामान्य व्यक्ति यानी सभी लोगों की इच्छा है और सामान्य हित पर आधारित है। सामान्य इच्छा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। अखंड है ये, इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, आत्मविरोधी नहीं है। सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है। ये अदेय है, इसको किसी को दिया नहीं जा सकता, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता उस इच्छा को, और जो जिसको सौंपी गई है वही इसके आधार पर कार्य करता है। अविच्छेद्य है, इसे प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। जो भी प्रभु सत्ता है उसमें सामान्य इच्छा निहित है। अगली है सर्वोच्च और निरंकुश सत्ता। ये निरंकुश है, सर्वोच्च है, इस पर दैवीय या प्राकृतिक किसी प्रकार का बंधन नहीं है और किसी भी व्यक्ति समूह के अधिकारों से नियंत्रित नहीं होती। ये स्थायी है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मानव कल्याण की प्रवृत्ति के लिए बनी है। लोक कल्याणकारी है, क्योंकि ये जनता के हित में काम करती है और विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा है। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में भी अंतर किया रूसो ने कि सर्वसम्मति में तो हो सकता है कि जनता को कोई बहका ले और अपने अनुसार कार्य करा ले, लेकिन सामान्य इच्छा सभी के हितों पर आधारित इच्छा होती है और इसके माध्यम से कुछ विशेष व्यक्तियों के हित इसमें पूरे नहीं किए जा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी जो सामान्य इच्छा है ये बहुत अस्पष्ट है, अव्यावहारिक है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है इच्छाओं के मध्य भेद करना। यथार्थ और आदर्श इच्छा काल्पनिक है। सामान्य हित की व्याख्या भी बहुत आसान नहीं है करना। अगर हम इस तरह से देखें तो सामान्य हित को जब अदेय कहा इन्होंने, निरंकुश कहा, तो अत्याचारी शासन इससे बनकर के सामने आएगा और प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो जो इन्होंने सामान्य इच्छा को आधार बनाया है राज्य की उत्पत्ति का, वो भी काफ़ी हद तक सही नहीं माना जा सकता। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जो
सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें भी कुछ कमियां हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में ये सिद्धांत काफ़ी हद तक प्रचलित रहा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो ये समझौता कोई बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक समझौता नहीं माना जाता। जैसा कि ह्यूम ने कहा, शासक और शासितों के संबंधों के आधार के रूप में समझौता बहुत असंगत है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। सर हेनरी मैन ने कहा, समाज और सरकार की उत्पत्ति के वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु क्या हो सकती है। ब्लंट शली ने इसे भयंकर कहा तो ग्रीन ने कपोल कल्पना कहा। तो बहुत सारे विचारकों ने इसके बारे में अपने विचार दिए कि ये अनैतिहासिक है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा हुए और उससे पहले उन्हें राज्य का पता नहीं था और आपसी समझौते से उन्होंने राज्य की स्थापना कर ली। गिल क्राइस्ट भी इसे ही मानते हैं और गार्नर ने भी यही बात हमें बताई है। दूसरी जो इसकी आलोचना सामने आती है वो है कि प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है, क्योंकि तीनों ही विचारक प्राकृतिक अवस्था के बारे में अलग अलग बातें कहते हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो मानव जब प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो काफ़ी हद तक संगठन विहीन स्थिति रही हो ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिलता। हालांकि कबीले, छोटे कबीले हुआ करते थे या किसी भी तरह की स्थितियां थी, तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत क्षणभंगुर जीवन जी रहा था, जैसा हॉब्स ने कहा या लॉक ने कहा। बहुत अच्छी स्थितियां थी, या काफ़ी हद तक हम देखें तो रूसो भी पहले अच्छी स्थितियां बताते हैं, बाद में कहते हैं कि तेरे मेरे की भावना ने, संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था को प्रदूषित किया। तो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। अगली आलोचना आती है कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ, कि व्यक्ति ने समझौता करके राज्य को नहीं बनाया, बल्कि वो विकास का परिणाम है। परिवार की तरह ही राज्य समाज के लिए आवश्यक है और वो समझौते से नहीं बना, वो स्थिति के प्रभाव का परिणाम है। तो मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है और इसीलिए परिवारों में, कुल, कबीले, जनपद और राज्यों में वो धीरे धीरे संगठित हुआ है। इसके साथ साथ इसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं है। अगर हम देखें तो हम चाहें कि इससे हम अलग हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। राज्य अनिवार्य है और उसका सदस्य व्यक्ति वैसे ही है जैसे किसी परिवार का सदस्य होता है। तो राज्य को काली मिर्च, जैसा कि बर्क ने कहा, राज्य को काली मिर्च, कैवा, वस्त्र, तंबाकू या ऐसे ही अन्य सामान्य व्यापार की साझेदारी समझौते के समान नहीं माना जाना चाहिए जो अस्थायी स्वार्थ के लिए कर लिया गया हो, बल्कि सम्मानपूर्वक देखना चाहिए। ये समस्त विज्ञान, समस्त कला, समस्त गुणों और समस्त पूर्णता के बीच एक साझेदारी है। तो ये भी एक कमी है सिद्धांत की। इसके साथ साथ राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या करता है, क्योंकि व्यक्ति राज्य के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर हम बहुत गहराई से इसके बारे में विचार करें तो संभव नहीं है। जो राज्य है वो समझौते से नहीं बना, बल्कि मानवीय स्वभाव से बना है। राज्य को हम कृत्रिम संस्था भी नहीं कह सकते। ये कृत्रिम नहीं है, जैसा हम अभी तक विश्लेषण करते आ रहे हैं। ये सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर बना है। अगर हम सामाजिक समझौते सिद्धांत को मान लें तो इससे राज्य में विद्रोह को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक समझौते को मानता है जिसे व्यक्ति तोड़ भी सकता है। प्राकृतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई संस्था नहीं थी अधिकारों को वापस देने के लिए। और यदि अधिकारों की कल्पना को मान भी लिया जाए तो उस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, तो ये तो अराजक स्थिति को ही जन्म देने वाला है। अधिकारों की कल्पना पूरी तरह से विरोधाभासी नजर आती है। ये एक अतार्किक, जिसमें तर्क किसी प्रकार का नहीं है, इस तरह का सिद्धांत है, क्योंकि राजनीतिक चेतना सामाजिक चेतना में उत्पन्न होती है, प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में भी अगर हम देखें तो जो व्यक्ति राज्य संस्था से अपरिचित था, अचानक से कैसे उसमें राजनीतिक चेतना का उदय हो जाता है। प्राकृतिक अवस्था में यदि व्यक्ति है तो वो समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे राज्य की स्वीकृति का बल होता है। कोई भी समझौता जब वैध रूप से मान्य होता है तो राज्य की स्वीकृति होनी चाहिए उसके पीछे। सामाजिक समझौते के पीछे कोई शक्ति नहीं थी। वर्तमान में हम इसको संभव नहीं मान सकते, मान्य नहीं मान सकते, क्योंकि किसी ने कभी समझौता किया था
तो आज उसको कैसे माना जा सकता है। तो इसलिए समझौता जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है, बहुत ज़्यादा मानने योग्य नहीं है कि इसके आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका अपना महत्व है, क्योंकि इसने दैवीय सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन किया और ये बताया कि इसे मानव ने बनाया है और इसे स्थापित किया कि लोगों की इच्छा और उद्देश्य के आधार पर राज्य बना है। दूसरी बात आती है कि इस राज्य का आधार जो बना वो जन सहमति बनी, चाहे वो हॉब्स का निरंकुश शासन था, चाहे वो लॉक का सीमित शासन था, और चाहे वो रूसों की सामान्य इच्छा पर आधारित, लेकिन जन सहमति आधार बना। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो समझौते ने सामने रखी राज्य के संबंध में वो है प्रभुत्व संबंधी विचारधारा, यानी राजनीतिक प्रभुत्व की धारणा लोकप्रिय प्रभुत्व के रूप में सामने आई, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। तो इस तरह से इस समझौते का अपना महत्व है। अगली क्लास में हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे।